हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा, दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूँ जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आजादी के समर्थन में काम करते हैं, लेकिन युद्ध जारी है। यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर योगी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इनविटेशन भेजा है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दौरा करने वाली है। ममता ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा, वाम दलों और कांग्रेस की कोशिश है। बीरभूम की घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1938 नए मामले आए, 67 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल देश में 2531 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 22,000 के पार चली गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों के 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 31,81,809 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धा और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियात टीके लगाए गए। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दौरा रहेगा। ममता ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा, वाम दलों और कांग्रेस की कोशिश है। बीरभूम की घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 26 मार्च को पार्टी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी, साथ ही भविष्य की रणनीति पर कांग्रेस नेताओं की राय ली जाएगी। बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1938 नए मामले आए, 67 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल देश में 2531 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 22,000 के पार। तीन साल से ज्यादा की देरी के बाद आज ओडिशा में 106 नगर निकायों और 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक चलने वाले मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। इस बार नोटा को ऑप्शन से हटा दिया गया है। इस चुनाव में करीब 6,411 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें अध्यक्ष, महापौर पदों के लिए 569 और पार्षद नगर सेवक सीटों के लिए 5,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार। गेहूं के निर्यात को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि निर्यातकों की मांग पर हमने एक फैसला किया है कि निर्यात करने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार बढ़ी है और हमारा प्रयास है कि गेहूं का ज्यादा से ज्यादा विदेशों में निर्यात हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल महू में हुई हत्या को लेकर बताया कि आरोपी राजू खट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी अपराध करने वाला आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि घटना के बाद आरोपी के 2 मकानों पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए गृह मंत्री ने कहा कि एमपी पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग की ओर कदम बढ़ाने जा रही है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को पदस्थ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में 5 साल के लिए युवाओं की तैनाती होगी। 150 लोगों को विशेष सहयोगी दस्ता तैयार किया जाएगा।
भोपाल में डीपीआई के सामने ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों ने 27% आरक्षण के तहत वेटिंग लिस्ट वालों को नियुक्ति देने की मांग की। इस दौरान उनके साथ बायोलॉजी विषय के चयनित शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बस किराया बढ़ोतरी की मांग की गई है। प्राइम रूट बस एसोसिएशन ने 15% बस के किराए में वृद्धि करने की मांग की है। इस दौरान संगठन ने पेट्रोल डीजल के दामों के साथ बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए परिवहन विभाग को प्रस्ताव दिया है। रायपुर में अब हवाई विमानों की उड़ान गर्मी के हिसाब से होगी। विमान कंपनी 27 मार्च से 29 अक्टूबर तक के लिए नया शेड्यूल जारी करेगी। बता दें कि समर शेड्यूल में किसी भी नए शहर के लिए सीधी विमान सेवा नहीं होगी। प्रतिदिन 28 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही वनों में आग लगने की आशंका बढ़ गई है। जंगल को आग से बचाने के लिए राजधानी रायपुर में कंट्रोल रूम का स्थापना किया गया है। वन विभाग ने अरण्य भवन रायपुर में कंट्रोल रूम बनाया है। ये कंट्रोल रूम से आगामी 15 जून तक वनों की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। बालोद जिला के दलीराजोरा वन परिक्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग गई। वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते इस आग पर काबू पाने कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। विभाग के चौकीदार और फायर वाचक के इस आग बुझाने की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगल में बुधवार दोपहर के बाद से आग लगी हुई है। धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही है। पेंड्रा के खोडरी या जोगीसार के जंगल में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि मैदानी अमले में तैनात वनकर्मियों की हड़ताल में होने के कारण जंगलों को नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। कबीरधाम जिले में गर्मी शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिले में भोरमदेव अभयारण्य में 10 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आग लगी, जबकि पंडरिया रेंज के पांगर के जंगल में 5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आग लगी। वन विभाग जल्द ही आग पर काबू पाने का दावा कर रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। गौरेला में अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला आया। पीड़ित महिला ने किसी और पर नहीं बल्कि अपने पति और बेटे पर ही वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर थाने में आरोपी पिता और पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। आज बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल नामांकन भरेंगे। कोमल जंघेल के नामांकन में बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा आज जेसीसीजे प्रत्याशी नरेंद्र सोनी भी नामांकन भरेंगे। बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर अनुराग शर्मा को चंडीगढ़ से अरेस्ट किया। बता दें कि आरोपी पीएसीएल चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर है, जो क्षेत्र में हजारों लोगों से राशि जमा करवाया करता था। पथलगांव क्षेत्र के कुनकुरी तबकरा गांव में हाथियों का उत्पात जारी। हाथियों ने ग्रामीणों के 3 घरों और गेहूं की फसल को पहुंचाया नुकसान। हाथी लगातार रिहायशी इलाकों में कई घरों को तोड़ रहे हैं। बता दें कि वन कर्मियों की हड़ताल के कारण हाथियों की निगरानी में परेशानी हो रही है। मरवाही रेंज के परासी गांव में एक दंतैल हाथी ने महिला पर हमला किया। हमले के बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बता दें कि कुछ दिन पहले भी हाथी ने 8 साल के बच्चे को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कवर्धा के लोहारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,19,000 रुपए बताई गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर कवर्धा जिले में खपाने की तैयारी में था। ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस ने 8 क्विंटल में ज्यादा गांजों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजों की कीमत करीब 96 लाख रुपए। बता दें कि आरोपी केले से भरे ट्रक में गांजा छुपा कर ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने आरोपी समेत ट्रक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच जारी है। रतनपुर क्षेत्र में कोयला मिक्सिंग का मामला सामने आया। कोलजियो संचालक के साथ मिलकर वाहन चालकों पर कोयला मिक्सिंग करने का आरोप। पारस पावर के मैनेजर की रिपोर्ट पर कोल डिपो संचालक और वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुरैना में 10,000 रुपए की नामी डकैत भवानी को चिन्नौनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। डकैत पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है। 2011 में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें कि डकैत चंबल के बीहड़ों में डकैत गैंग को तैयार कर रहे थे। सरायपाली के बसना क्षेत्र में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा का मामला आया। सरायपाली के ग्रामीणों ने सरपंच, रोजगार सहायक और तकनीकी सहायक पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि 2021 में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का काम लिया गया था, जिसका पैसा सरपंच और रोजगार सहायक ने गबन किया।
धमतरी में 4 साल के मासूम के अपहरण की घटना सामने आई। बच्चा घर के पास खेल रहा था, तभी 3 बाइक सवार युवकों ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। दमोह स्टेशन में कुछ बदमाशों ने यात्रियों और बच्चों की जमकर पिटाई की। बदमाश यात्रियों को जबरन ऑटो में बिठाकर ले जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल। महू में बोरिंग करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक की हत्या कर दी गई, 7 लोग घायल। घायलों को इंदौर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने वाहनों में आग लगाकर चक्का जाम किया। साथ ही ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सोनिया गांधी ने एमपी कांग्रेस की रिपोर्ट ली। साथ ही दोनों नेताओं ने संगठन चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं अरुण यादव ने दिग्विजय सिंह से भी चर्चा की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 26 मार्च को पार्टी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य की रणनीति पर कांग्रेस नेताओं की राय ली जाएगी। बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने यूपी के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। योगी लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास तैयारियां। शपथ ग्रहण से पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्य में सरकार गठन को लेकर चर्चा। शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मंत्रिमंडल के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में अमित शाह, रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान ही योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर योगी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन भेजा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं। 3 साल से ज्यादा की देरी के बाद आज ओडिशा में 106 नगर निकायों और 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। इस बार नोटा को ऑप्शन से हटा दिया गया। इस चुनाव में करीब 6411 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें अध्यक्ष महापौर पदों के लिए 500 से भी ज्यादा, तो वहीं पार्षद नगर सेवक सीटों के लिए 5000 से ज्यादा उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद भड़के हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे से पहले केस डायरी और अब तक की जांच रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सच सभी के सामने जरूर आना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ितों से मुलाकात की। ममता ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा, वाम दलों और कांग्रेस की कोशिश है। बीरभूम की घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। कोरोना महामारी से दुनिया भर में अभी भी जंग जारी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। देश के कई हिस्सों में BA.2 वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। देश में वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 28,600 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से मौत का मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच की अनुमति दी है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में दाखिल हुए 5% दावों की समीक्षा की जाएगी। इन 4 राज्यों में मुआवजे के लिए किए जाने वाले दावों और कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़ों में सबसे ज्यादा अंतर देखा गया। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1938 नए मामले आए, 67 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कल 2531 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 22,000 के पार है। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। 31,81,809 लोगों को कल डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धा और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों में टीकाकरण का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल प्रदेश भर में 3,51,267 बच्चों को टीका लगा। बता दें कि प्रदेश भर में 30 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाने का टारगेट है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 2 दिनों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी, पीएनजी गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो, जबकि सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए। बड़ी कीमतों के बाद पीएनजी 37.61 रुपए और सीएनजी 35.86% रुपए किलो पर पहुंच गया। नई कीमतें आज से लागू। गवर्नमेंट ई मल्टीप्लेक्स ने 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर वैल्यू हासिल किया। पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस विशेष रूप से एमएसएमई को सशक्त बना रहा है, जिसमें 57% ऑर्डर वैल्यू एमएसएमई क्षेत्र से आ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत भ्रमण पर जाने की तैयारी नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। 5वीं बार प्रधानमंत्री बने देवुआ का ये इस कार्यकाल का पहला भारत भ्रमण। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 20 सालों में पहली बार किसानों ने जीरो लाइन क्षेत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के हीरानगर में खेती करने के बाद खुशी जाहिर की है। किसानों ने बताया कि सेना ने हमारी काफी मदद की है। काफी सालों के बाद हमने खेती की है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से शांति बहाल रहे। रूस यूक्रेन जंग के 29वें दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीनियर एडवाइजर एंटोली चौबाइस ने इस्तीफा दे दिया। एंटोली यूक्रेन पर हमले के विरोध में थे। वहीं यूक्रेन पर भारी बमबारी के बीच तुर्की ने दावा किया है कि जंग जल्द खत्म हो सकती है। यूक्रेन और रूस शांति समझौता करने के करीब है। 29 दिन की जंग में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद कर दिए गए। मारियोपोल शहर तो पूरी तरह से तबाह हो गया। पुतिन की सेना खतरनाक टैंकों से लेकर अभेद्य मिसाइल तक सब कुछ इस्तेमाल कर रही है। रूस बैन किए जा चुके क्लस्टर बम गिराने से भी पीछे नहीं हटा। नाटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजने वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार शक जता चुके हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद करने के लिए ये फैसला लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन फोर्सेस ने राजधानी कीव के पूर्वी इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से रूस पर वार क्राइम का आरोप लगाया। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी सेना जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने जापान से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही रूसी सामानों पर व्यापार प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने के लिए भी कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा। दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूँ जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आजादी के समर्थन में काम करते हैं, लेकिन युद्ध जारी है। इजरायल ने यूक्रेन को पेगासस स्पाईवेयर देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने कुछ साल पहले इजरायल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डिमांड की थी। दोनों देशों के बीच डील लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन अब रूस के नाराजगी के डर से इजरायल ने यूक्रेन को ये स्पाईवेयर देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरजेंसी समिट में शामिल होने के लिए ब्रसेल्स पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन इस समिट में रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के 300 से ज्यादा सदस्यों पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया। उन्होंने नाटो को धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके अस्तित्व पर खतरा दिखा तो परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के बाद अब रूस ने अपने देश में गूगल न्यूज को ब्लॉक कर दिया। गूगल न्यूज के खिलाफ ये कार्रवाई रूस के संचार नियामक ने की। नियामक का गूगल न्यूज पर आरोप है कि वो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के बारे में फेक कंटेंट को एक्सेस करने की अनुमति देता है।
कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका ने इससे निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना बनाई है। इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई है, जिसे टाइगर टीम के नाम से जाना जाता है। ये टीम नाटो क्षेत्रों में हमला होने पर रूस को दिए जाने वाले रिस्पॉन्स को तैयार कर रही है। रूस ने यूक्रेन की मानवीय स्थिति को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्राफ्ट पेश किया। भारत ने एक बार फिर तटस्थता की नीति को कायम रखते हुए वोटिंग से परहेज किया। भारत समेत 13 देशों ने इस ड्राफ्ट पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चीन और रूस ने इसका सपोर्ट किया। पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई लोगों को भुखमरी की ओर धकेल रही है। देश दिवालिया होने की कगार पर है। इससे नाउम्मीद हो चुके कुछ परिवार अवैध तरीके से भारत आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत लाने के बदले मछुआरों ने उनसे 50,000 से 3 लाख रुपए तक ले लिए। श्रीलंका में इस समय 1 किलो शक्कर की कीमत 290 रुपए, 1 किलो चावल 500 रुपए और 400 ग्राम दूध की कीमत 790 रुपए हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। 25 से 28 मार्च के बीच उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। तमाम रिपोर्ट से बताती है कि इमरान सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है, लेकिन खुद इमरान खान फिर से मेजोरिटी में आने का दावा कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरा इस्तीफा मांगने वाले सुन ले, मैं आखिरी बॉल तक खेलना जानता हूँ, इस्तीफा नहीं दूंगा। मेरे पास तुरुप के पत्ते बाकी हैं, इन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ। नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए चीनी विदेश मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। पाकिस्तान में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में दिए यांग के बयान को खारिज करते हुए भारत ने इसे अनावश्यक करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदा बागची ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है। चीन सहित किसी भी देश को इस पर बयान देने या दखल देने का कोई अधिकार नहीं। गेहूं के निर्यात को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निर्यातकों के मांग पर हमने एक फैसला किया है कि निर्यात करने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार बढ़ी है और हमारा प्रयास है कि गेहूं का ज्यादा से ज्यादा विदेशों में निर्यात हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल महू में हुई हत्या को लेकर बताया कि आरोपी राजू खट्टिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी अपराध करने वाला आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि घटना के बाद आरोपी के 2 मकानों पर प्रशासन से बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए गृह मंत्री ने कहा कि एमपी पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग की ओर कदम बढ़ाने जा रही है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को पदस्थ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में 5 साल के लिए युवाओं की तैनाती होगी। 150 लोगों का विशेष सहयोगी दस्ता तैयार किया जाएगा। भोपाल में डीपीआई के सामने ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे चयनित शिक्षकों ने 27% आरक्षण के तहत वेटिंग लिस्ट वालों को नियुक्ति देने की मांग की है। इस दौरान उनके साथ बायोलॉजी विषय के चयनित शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भाजपा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इस दौरान कोरिला पेंड्रा मरवाही जिले के कन्हैया राठौर को बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही राकेश चतुर्वेदी और लालजू यादव को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बस किराए बढ़ोतरी की मांग की गई है। प्राइम रूट बस एसोसिएशन ने 15% बस किराए में वृद्धि करने की मांग की है। इस दौरान संगठन ने पेट्रोल डीजल के दामों के साथ बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए परिवहन विभाग को प्रस्ताव दिया। रायपुर में अब हवाई विमानों की उड़ान गर्मी के हिसाब से होगी। विमान कंपनी 27 मार्च से 29 अक्टूबर तक के लिए नया शेड्यूल जारी करेगी। बता दें कि समर शेड्यूल में किसी भी नए शहर के लिए सीधी विमान सेवा नहीं होगी और प्रतिदिन 28 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही वनों में आग लगने की आशंका बढ़ गई है। जंगल को आग से बचाने के लिए राजधानी रायपुर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। वन विभाग ने अरण्य भवन रायपुर में कंट्रोल रूम बनाया। ये कंट्रोल रूम आगामी 15 जून तक वनों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। बालोद जिला के दल्ही राजौरा वन परिक्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग गई।
वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते इस आग पर काबू पाने कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। विभाग के चौकीदार और फायर वाचक ही इस आग बुझाने की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगल में बुधवार दोपहर के बाद से आग लगी हुई है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पेंड्रा के खोडरी और जोगीसार के जंगल में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि मैदानी अमले में तैनात कर वन कर्मियों की हड़ताल होने से जंगलों को नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। कबीरधाम जिले के गर्मी शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिले में भोरमदेव अभयारण्य में 10 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आग लगी, जबकि पंडरिया रेंज के बांगर के जंगल में 5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में आग लगी। हालांकि वन विभाग जल्द ही आग पर काबू पाने का दावा कर रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया। गौरेला में अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला आया। पीड़ित महिला ने किसी और पर नहीं बल्कि अपने पति और बेटे पर ही वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर थाने में आरोपी पिता और पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर अनुराग शर्मा को चंडीगढ़ से अरेस्ट किया। बता दें कि आरोपी PACL चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर है, जो क्षेत्र में हजारों लोगों से राशि जमा करवाया करता था। पत्थल गांव क्षेत्र के कुनकुरी तबकरा गांव में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने ग्रामीणों के 3 घरों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। हाथी लगातार रिहायशी इलाकों में कई घरों को तोड़ रहे हैं। वन कर्मियों की हड़ताल के कारण हाथियों की निगरानी में परेशानी। मरवाही रेंज के परासी गांव में एक दंतैल हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। हमले के बाद घायल महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बता दें कि कुछ दिन पहले भी हाथी ने 8 साल की बच्ची को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कवर्धा के लोहारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,19,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर कवर्धा जिले में खपाने की तैयारी में था। ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस ने 8 क्विंटल में से ज्यादा गांजे के साथ 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत करीब 96 लाख रुपए। बता दें कि आरोपी केले से भरे ट्रक में गांजा छुपा कर ले जा रहा था, तभी पुलिस ने आरोपी समेत ट्रक को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच जारी है। रतनपुर क्षेत्र में कोयला मिक्सिंग का मामला आया। कोल डिपो संचालक के साथ मिलकर वाहन चालकों पर कोयला मिक्सिंग करने का आरोप। पारस पावर के मैनेजर की रिपोर्ट पर कोल डिपो संचालक और वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुरैना में 10,000 रुपए की नामी डकैत भवानी को चिनौनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। डकैत पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज। 2011 में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें डकैत चंबल के भीड़ों में डकैत गैंग को तैयार कर रहा था। सरायपाली के बसना क्षेत्र में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा का मामला। सरायपाली के ग्रामीणों ने सरपंच, रोजगार सहायक और तकनीकी सहायक पर पैसा गबन करने का लगाया आरोप। ग्रामीणों का कहना है 2021 में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का काम लिया गया, जिसका पैसा सरपंच और रोजगार सहायक ने गबन किया। धमतरी में 4 साल के मासूम के अपहरण की घटना आई सामने। बच्चा घर के पास ही खेल रहा था, तभी 3 बाइक सवार युवकों ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा। दमोह स्टेशन में कुछ बदमाशों ने यात्रियों और बच्चों की पिटाई की। बदमाश यात्रियों को जबरन ऑटो में बिठाकर ले जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल। दमोह में हार्वेस्टर चालक ने 10 साल की नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। घटना के बाद पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। उबेरा थाना पुलिस केस की कर रही जांच। महू में बोरिंग करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक की हत्या कर दी गई। 7 घायलों को इंदौर के अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। घटना के बाद ग्रामीणों ने वाहनों में आग लगाकर किया चक्का जाम। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रामपुर हाट में हुई हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन। आज SIT की टीम ने घटनास्थल का किया दौरा। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न्यायाधीश की देखरेख में क्षेत्र में तुरंत CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था। सबूत से छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही।
बीरभूम में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ितों से मुलाकात की। ममता ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, यह हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा, वाम दलों और कांग्रेस की कोशिश। बीरभूम की घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। शिवसेना ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। शिवसेना के नेता संजय राउत ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। मौजूदा समय में असली मुद्दा फिल्म द कश्मीर फाइल्स या हिजाब नहीं, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी। मध्य प्रदेश के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सोनिया गांधी ने एमपी कांग्रेस की रिपोर्ट ली। साथ दोनों नेताओं ने संगठन, चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं अरुण यादव ने दिग्विजय सिंह से भी चर्चा की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 26 मार्च को पार्टी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य की रणनीति पर कांग्रेस नेताओं की राय ली जाएगी। बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने यूपी के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। योगी लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास तैयारियां। शपथ ग्रहण से पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्य में सरकार गठन को लेकर चर्चा की। शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में मंत्रिमंडल के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में अमित शाह, रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान ही योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर योगी ने अभी से काम करना शुरू किया। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन भेजा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घरानों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं। 3 साल से अधिक की देरी के बाद आज ओडिशा में 106 नगर निकायों और 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक चलने वाले मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। इस बार नोटा को ऑप्शन से हटा दिया गया। ये चुनाव में करीब 6,411 उम्मीदवार मैदान में। अध्यक्ष, महापौर पदों के लिए 500 से ज्यादा, पार्षद, नगर सेवक सीटों के लिए 5,000 से ज्यादा उम्मीदवार। कोरोना महामारी से दुनिया भर में अभी भी जंग जारी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। देश के कई हिस्सों में BA.2 वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। देश में वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 28,600 मामले दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से मौत का मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच की अनुमति दी। इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में दाखिल हुए 5% दावों की समीक्षा की जाएगी। इन 4 राज्यों में मुआवजे के लिए किए जाने वाले दावों और कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े में सबसे ज्यादा अंतर देखा गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज भी बढ़ोतरी जारी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,938 नए मामले, 67 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल देश में 2,531 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 22,000 के पार। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख पार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 31,81,809 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियात टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों में टीकाकरण का उत्साह देखा गया। कल प्रदेश भर में 3,51,267 बच्चों को टीका लगा। प्रदेश भर में 30 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाने का टारगेट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। 2 दिनों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली NCR में CNG PNG गैस के दाम बढ़ाए गए। घरेलू PNG के दाम ₹1 प्रति किलो
जबकि सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए। बड़ी कीमतों के बाद पीएनजी 37.61 रुपए, सीएनजी 35.86 रुपए किलो पर पहुंच गया। नई कीमतें आज से लागू। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर वैल्यू हासिल किया। पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विशेष रूप से एमएसएमई को सशक्त बना रहा है, जिसमें 97% ऑर्डर वैल्यू एमएसएमई क्षेत्र में आ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। भारत के पीएम मोदी के न्योते पर भारत भ्रमण पर जाने की तैयारी नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। 5वीं बार प्रधानमंत्री बने देउवा का ये इस कार्यकाल का पहला भारत भ्रमण। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 20 सालों में पहली बार किसानों ने जीरो लाइन क्षेत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के हीरानगर में खेती करने के बाद खुशी जाहिर की। किसानों ने बताया कि सेना ने हमारी काफी मदद की है। काफी सालों के बाद हमने खेती की है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से शांति बहाल रहे। रूस यूक्रेन जंग के 29वें दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीनियर एडवाइजर एंटोली चुबाइस ने इस्तीफा दे दिया। एंटोली यूक्रेन पर हमले के विरोध में थे, पर यूक्रेन पर भारी बमबारी के बीच तुर्की ने दावा किया है कि जंग जल्द खत्म हो सकती है। यूक्रेन और रूस शांति समझौता करने के करीब। 29 दिन की जंग में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद कर दिए गए। मारिउपोल शहर तो पूरी तरह से तबाह हो गया। पुतिन की सेना खतरनाक टैंकों से लेकर अभेद्य मिसाइल तक सब कुछ इस्तेमाल कर रही है। रूस बैन किए जा चुके क्लस्टर बम गिराने से भी पीछे नहीं हट रहा। नाटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजने वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार शक जता चुके हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद करने के लिए ये फैसला लिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन फोर्सेस ने राजधानी कीव के पूर्वी इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से रूस पर वार क्राइम का आरोप लगाया। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी सेना जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने जापान से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही रूसी सामानों पर व्यापार प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने के लिए भी कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा। दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूँ जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आजादी के समर्थन में काम करते हैं, लेकिन युद्ध जारी है। इजराइल ने यूक्रेन को पेगासस स्पाईवेयर देने से इनकार किया। यूक्रेन ने कुछ साल पहले इजराइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डिमांड की थी। दोनों देशों के बीच डील लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन अब रूस की नाराजगी की डर से इजराइल ने यूक्रेन को स्पाईवेयर देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया। उन्हें नाटो को धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके अस्तित्व पर खतरा दिखा तो वे परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के बाद अब रूस ने अपने देश में गूगल न्यूज को ब्लॉक कर दिया। गूगल न्यूज के खिलाफ ये कार्रवाई रूस के संचार नियामक ने की। नियामक का गूगल न्यूज पर आरोप है कि वो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के बारे में फेक कंटेंट को एक्सेस करने की अनुमति देता है। कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका ने इससे निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना बनाई है। इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई है, जिसे टाइगर टीम के नाम से जाना जाता है। ये टीम नाटो क्षेत्रों पर हमला होने पर रूस को दिए जाने वाले रिस्पॉन्स को तैयार कर रही है। रूस ने यूक्रेन की मानवीय स्थिति को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्राफ्ट पेश किया था। भारत ने एक बार फिर तटस्थता नीति को कायम रखते हुए वोटिंग से परहेज किया। भारत समेत 13 देशों ने इस ड्राफ्ट पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चीन और रूस ने इसका सपोर्ट किया। पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई लोगों को भुखमरी की ओर धकेल रही है। देश दिवालिया होने की कगार पर नाउम्मीद हो चुके कुछ परिवार अवैध तरीके से भारत आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत आने के बदले मछुआरों ने उनसे 50,000 से 3 लाख रुपए तक लिए। श्रीलंका में इस समय 1 किलो शक्कर की कीमत 290 रुपए, 1 किलो चावल 500 रुपए और 400 ग्राम दूध की कीमत 790।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में, अब उन्होंने कुर्सी को बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों को खरीदकर मौजूदा सरकार को भंग करना चाहती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो सड़क पर उतरकर सच्चाई का साथ दें। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए चीनी विदेश मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। पाकिस्तान में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में दिए यांग के बयान को खारिज करते हुए भारत ने इसे अनावश्यक करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला। चीन सहित किसी भी देश को इस पर बयान देने या दखल देने का कोई अधिकार नहीं।